factors on which Violent force depend. First one factor, volume of fluid. जितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ उतना ही ज़्यादा उसका बायोगेंट फोर्स होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस देख रखा है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, एज वी मूव डाउन वॉल्यूम जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसमें बायोगेंट फोर्स भी इंक्रीज होती है। सेकेंड होता है डेंसिटी। with increasing density the Violent force is also going to increase। जैसे कि डेंसिटी ऑफ हनी जो होता है, हनी, ग्लाइसरीन इज मोर देन वाटर। इन सब की जो डेंसिटी होती है मोर देन वाटर होती है। तो वाटर से ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनकी डेंसिटी जब वाटर से ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में ये आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन नहीं देंगे, मीन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो हनी और ग्लिसरीन अप्लाई मोर बायोगेंट फोर्स एज कंपेयर टू वाटर। इसी तरह से ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट ऑयल जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो उसकी बायोगेंट फोर्स भी कम होगी, मोर एंड लेस देन वाटर की, अगर हम वाटर के कंपेरिजन में लेते हैं इन दोनों को। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में चल रहे हैं जो है आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल क्या बोलता है प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उन्होंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली और कंप्लीटली उस किसी भी लिक्विड फ्लूइड में फॉल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो उसका उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना कि उसका वेट है। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ये एक अननोन क्वांटिटी, अननोन हमको एक्स का हमें वेट नहीं पता, एक्स न्यूटन्स का वेट है, तो हमने इसका वेट पता करने के लिए क्या किया, फुली फिल्ड ये जो था इसमें हमने इसे डिप किया और यहाँ पर एक छोटा सा बीकर लगाया। हमने जब इसमें डिप किया तो इसमें जो कुछ वाटर स्पेल आउट हुआ होगा, उस वाटर जो स्पेल आउट हुआ है उसको हमने इसमें कलेक्ट कर लिया। वाटर हमने जो वाटर यहाँ से निकला इसे हमने कलेक्ट कर लिया, और लेट से जो उस वाटर का वेट आया वो आया 20 न्यूटन। तो इस 20 न्यूटन आने का मीन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट ए का जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हमने कैसे पता किया? हमने पता किया बाय यूजिंग आर्किमेडिक प्रिंसिपल, जो कहता है कि जितना वेट होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल,
when an object partially or completely immerse in a liquid it displays the liquid equal to its weight जितना उसका वेट होगा उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सी जगहों पे यूज होता है, जिस तरीके से बहुत सी जगहों पर जिस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का वेट मेजर करने के लिए, हम किसी की प्योरिटी ऑफ मिल्क देखने के मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। पर और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, जिसमें एक बार क्या हुआ कि एक किंग ने अपने एक सोने का क्राउन बनवाया। उस क्राउन में उन्होंने बोला कि इस क्राउन के अंदर मेरे को प्योर सोना चाहिए। तो एक आदमी को उन्होंने दिया, तो उसने उसको तकरीबन 3 महीने के अंदर उसे बना के दे दिया। लेकिन अब वो राजा जो था, उसे चेक करना था कि ये जो उसने दिया है, इसने कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी हो। अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ऐसा उनको कोई तरीका नहीं था कि पता कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में आर्किमिडीज ने ये सुझाया कि आप ऐसा कीजिए कि इस क्राउन को लेकर के आप पानी में डालिए और 5 किलो सोना अलग से पानी डालिए। अगर दोनों का वाटर इक्वल होता है तो ऐसी कंडीशन में तो ये सही है, इसने कोई धोखेबाजी नहीं की। दोनों टबों में पानी इक्वल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी में कम या ज़्यादा आता है तो मतलब इसमें कुछ इसने मिलाया है। तो इस तरीके से क्राउन एंड एक लोहे का पीस इसमें रखा गया। तो यहाँ पे देखा गया कि पानी जो है इक्वल है, पानी इक्वल था, वाटर इज इक्वल। वाटर इक्वल का मतलब क्या है? क्राउन अगर 5 किलो का था, 5 किलो का है, 5 किलो का सोना पूरा यूज हुआ और 5 किलो का सोना जितना पानी था। तो कहने का मतलब क्या है? जितना वेट होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ऐसे ही बहुत सी और भी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि हाथी का वजन नापना। हाथी के वजन नापने के लिए भी इसी जगह यूज़ कर सकते थे। पुराने ज़माने इसी जगह यूज़ होता ताकि हाथी का वजन कैसे नापा जाए। हाथी के वजन को भी इसी तरह नापते थे, उसे डुबा देते थे थोड़ा सा, और जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उसको नाप लेते थे, क्योंकि पूरे हाथी को नापना तो मुश्किल है। इसी तरीके से ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट
प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा और कब डूबेगा, इसके बारे में ये हमें नॉलेज देता है। तो जैसा कि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करता है जितना कि उसका वेट होता है। जब उसमें जो कभी किसी उस लिक्विड में जाता है तब लिक्विड में पुट किया जाता है पार्शियली और कम्प्लीटली। तो ऐसी कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमसे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है जब वो अपने वेट के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे, फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दे। ऐसी कंडीशन में ही जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट कर सकता है। तो इसे लिख लेते हैं, an object will float in a fluid if it displaces the fluid that could be air gas anything fluid equal to its weight अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसी कंडीशन में ही वो फ्लोट करेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं हाउ बोट विल फ्लोट, हाउ बोट जो होती है कैसे फ्लोट करती है, हाउ बोट फ्लोट, बोट कैसे फ्लोट करेगी? देखिए बोट के बारे में, बोट का देखिए, जैसे बोट जो होती है लकड़ी से बनी हुई होती है और बोट लकड़ी से बनी हुई होने के कारण वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा जो होता है हॉलो होता है, खाली होता है। तो जिस तरीके से बोट यहाँ पर ये है हमारी, ये बोट, है हमारी। इस बोट में ये हमने पानी में से उतारा, हमने जैसे पानी में उतारा तो क्या हुआ, इसने इसे अपनी फोर्स लगाया, अपनी वेट की वजह से इसने फोर्स लगाया इस पर। तो जब वेट लगाया तो इसकी वजह से कुछ लिक्विड भी इधर हुआ होगा, और लिक्विड इधर हुआ तो उसने उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया जितना कि उसका वेट था। और वेट जो था, अब इसे ओवरकम करने के लिए क्या मिल गया, बायोगेंट फोर्स। जो बायोगेंट फोर्स थी वो यहाँ पे एक्शन में आ गई, क्योंकि अब वेट तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो वेट और ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अब ये बोट जो होती है फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर अभी एक इंसान है तो वेट बढ़ा है इसका, लेकिन अब बहुत सारे इंसान हो जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ इस बोट में बैठ जाएं तो क्या होगा, इसका वेट जो है बढ़ेगा, इसका कंटिन्यूस वेट इंक्रीज होगा, और कंटिन्यूस वेट बढ़ने से वेट बढ़ेगा इसका, और कंटिन्यूस वेट बढ़ने से अब वो उतना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उतना लिक्विड डिस्प्लेस न कर पाया इतना कि उसका वेट है। तो ऐसी कंडीशन में
जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एंड वेट ज़्यादा होने की वजह से बोट जो है सिंक हो जाएगी, बोट जो है डूब जाएगी। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है बोट चलाते समय कि जो बोट है उसका वेट जरूर से ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो वो सिंक कर जाएगा। नाउ इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम denoted by D, denoted by D, D से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज D इज इक्वल टू M अपॉन V। और हम इसे रो से भी नोट कर सकते हैं। चलो हाँ, रो से नोट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू MV। और सिंपल टर्म में हमें डेंसिटी ही रहने देते हैं, D से। जो इसकी SI यूनिट रहती है, SI यूनिट, SI यूनिट जो होती है वो होती है इसकी kg मीटर पर क्यूब, kg मीटर पर क्यूब इसकी SI यूनिट रहती है। डेंसिटी इसके बाद अगला जो आता है वो डेंसिटी जो होती है हमारी, हाँ, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी of an object with respect to density of water। वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जो डेंसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर जब हम इसे मिलाते हैं तो डेंसिटी तो क्या हुआ यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस।
वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब हम ये मान चलते हैं कि हमने दोनों का जो वॉल्यूम लिया है वो सेम लिया है, तो सेम वॉल्यूम होने की वजह से ये दोनों कट गए, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर बनी? रिलेटिव डेंसिटी become equal to mass of substance upon mass of water, mass of substance upon mass of water, that is the relative density। एक बात और, हम डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कैसे बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? तो इसका आंसर ये रहता है कि इधर डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में लेस है तो वो वाटर में फ्लोट करेगा। If the density is less of an object is less than density of water, then object float, then object float। और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेरिजन में, तो वो फ्लोट करेगा। और डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ही हम आपको बता सकते हैं जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, क्योंकि हमें जैसा पता है आयरन की डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी आयरन से बना हुआ शिप इतना ज़्यादा कैसे चल जाता है और बिना डूबे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो हाउ शिप फ्लोट, हाउ शिप फ्लोट, शिप कैसे चलते हैं? जो बड़े बड़े जहाज होते हैं शिप, जो शिप होते हैं बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, उनको फ्लोट करने के कारण क्या होता है? असल में जो इसका मेन रीजन रहता है कि वो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन इन एक्चुअल अंदर से वो हॉलो होते हैं, उनके अंदर खाली होता है सब कुछ और ज़्यादातर उनमें एयर भरा होता है।
इसी ऐसे हम उनकी डेंसिटी निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी ऐसे डेंसिटी ऑफ शिप जो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मास कम है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से हमने जैसे बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में कम होगी तो वो फ्लोट कर जाएगा, इसीलिए शिप फ्लोट कर जाते हैं। ड्यू टू hollow area hollow volume of shape its density become less compared to water, so it can float और सेम रीजन हम आइस को भी दे सकते हैं। जो आइस का जो हम वर्क देखते हैं, वर्क जो होती है आइस का जो पीस होता है वो फ्लोट करता है सेम रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं। आइस का पीस जो हम देखते हैं पानी के अंदर तैरता है, इसका भी सेम रीजन होता है कि जो आइस है, आइस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से उसका जो डेंसिटी होती है वाटर के कंपेरिजन में कम हो जाती है, इसलिए वो भी आइस भी फ्लोट कर लेती है।